Today I will discuss hormonal control of oogenesis. oogenesis के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो हार्मोन्स हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. लेट्स सी द डायग्राम. सबसे पहले याद करते हैं oogenesis को. oogenesis का प्रोसेस फीमेल में स्टार्ट हुआ था जब फीमेल 25th वीक के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थी. उस वक्त फीटस के ओवरी के अंदर oogenesis शुरू हुआ था और वहाँ पर मैचुरेशन फेज के दौरान डिप्लोटिन स्टेज में मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में वो प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया था. उसी स्टेज में बेबी का बर्थ हुआ था और बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बेबी में कोई भी चेंज प्राइमरी oocyte के अंदर नहीं आया था. लेकिन जब फीमेल चाइल्ड ने प्यूबर्टी को अटेन किया 12 ईयर 13 ईयर 11th ईयर जिसमें भी उसने प्यूबर्टी को अटेन किया तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी फीमेल के पास कुछ हार्मोन्स के सिक्रेशन आने शुरू हुए. प्यूबर्टी के समय जो फीमेल हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करता है टू सिक्रेट FSH एंड LH. तो प्यूबर्टी के दौरान anterior pituitary lobe will secrete FSH and LH, which again stimulates the primary oocyte which is arrested in diplotin stage of meiosis first. So again the primary oocyte grows and reaches to its maximum maturity. Okay, so सबसे पहले हम लोग FSH को देखते हैं. प्यूबर्टी के समय जब FSH का सिक्रेशन तो प्यूबर्टी के समय FSH का सिक्रेशन हमारा बढ़ा हुआ होगा. ये FSH का सिक्रेशन के कारण हमारा कोई फॉलिकल जो प्राइमरी oocyte था वो प्राइमरी oocyte डेवलप करेगा और डेवलप करके ये सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा. तो जैसे जैसे प्राइमरी oocyte डेवलप करके ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तब तक इस प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल के बाहर जो ग्रैन्युलोसा है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करना शुरू करेंगे. तो लगभग फर्स्ट डे से 7th डे तक FSH के कारण पूरा हमारा प्राइमरी oocyte ग्रो करके सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल बन जाता है जिसके कारण एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है. तो ये लाइन एस्ट्रोजन की है जो 7th डे के बाद ये बढ़नी शुरू हो गई. और जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होना शुरू हुआ, एस्ट्रोजन किसने सिक्रेट किया है? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ग्रैन्युलोसा सेल्स कर रहे हैं. तो ग्रैन्युलोसा से जब एस्ट्रोजन आना शुरू होगा तो वो इस बात का इंडिकेटर होगा कि कोई फॉलिकल मैच्योर करने वाला है और वो फॉलिकल अब ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होने वाला है. इसलिए हमें FSH को रोकना पड़ेगा क्योंकि FSH के कारण हमारे पास जितने भी oocyte हैं ओवरी के अंदर लगभग प्यूबर्टी के दौरान 60 to 80,000 oocyte होते हैं. ये सारे के सारे oocyte मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो सारे के सारे एग रिलीज हो जाएंगे एक ही बार में. और आपको पता है कि एक इजाकुलेट मेल का 1 इजाकुलेट लगभग 80 to 100 मिलियन स्पर्म को रखता है. इसका मतलब सारे के सारे एग हमारे फर्टिलाइज हो जाएंगे. तो हमारा यूट्रस इतना पावरफुल नहीं कि ये इतने सारे एम्ब्रियो को एक साथ एकोमोडेट करवा सके. और हमारा यूट्रस सिर्फ एक बार में एक चाइल्ड को अच्छी तरह से एकोमोडेट करवा सकता है. इसलिए इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि हम FSH को कम करें क्योंकि FSH का बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन सारे फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है. तो जैसे ही ग्रैन्युलोसा का एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा इसका मतलब हमारा ग्रैन्युलोसा अब ग्राफियन फॉलिकल बनने वाला है. तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते ही FSH का लेवल जो बढ़ा हुआ था वो अचानक से हमारा फॉल करना शुरू करेगा. और ये फॉल अपने आप नहीं होगा बल्कि यहाँ पर जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये ग्रैन्युलोसा सेल्स FSH को इनहिबिट करने के लिए एक हार्मोन का सिक्रेशन करेगा एंड दैट हार्मोन इज इनहिबिन. ये सिक्रेट करेगा इनहिबिन का और ये इनहिबिन FSH के सिक्रेशन
को रिड्यूस कर देगा, जिसके कारण FSH आएगा लेकिन कंट्रोल कम होकर के आएगा। FSH को हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि बिना FSH के फॉलिकल और ग्रो नहीं कर सकता, जो जिस स्टेज में था रुक सकता था। इसलिए FSH को हमें बंद नहीं करना, बल्कि FSH को हमें रोकना है, बढ़ के नहीं लाना है, बल्कि उसके कंसंट्रेशन को थोड़ा लिमिट करके कम कंसंट्रेशन में लाना है। ये FSH की लाइन हमारी फॉल करेगी, एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल एस्ट्रोजन का बढ़ेगा। लगभग 12th डे तक आते आते एस्ट्रोजन यानी ग्राफिन फॉलिकल हमारा पूरी तरह से डेवलप कर जाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल हमारा हाईएस्ट पीक पर चला जाएगा। इससे ज़्यादा ग्रेनुलोसा नहीं बन सकते, इसलिए इससे ज़्यादा एस्ट्रोजन का लेवल भी हमारा इंक्रीज नहीं कर सकता। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल अपने हाई पीक पर पहुंचेगा, इसका टाइटर हाई होगा, वैसे ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सिक्रेट LH और LH का सिक्रेशन आएगा और LH का सिक्रेशन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन 12th डे के आसपास इंक्रीज किया है और इसके बाद ये LH जब आएगा तो ये एस्ट्रोजन हमारा फॉल करेगा। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन फॉल करेगा एक और स्टिमुलस जनरेट हो जाएगा और वो ये कि इनहिबिन को लगेगा, क्योंकि इनहिबिन तब निकल रहा है जब एस्ट्रोजन बढ़ रहा है और जैसे एस्ट्रोजन घटना शुरू करेगा तो इनहिबिन को ऐसा लगेगा कि शायद FSH की जरूरत है और ये इनहिबिन क्या कर लेगा, ये इनहिबिन स्टॉप कर जाएगा। जैसे इनहिबिन स्टॉप करेगा FSH का लेवल सडनली हमारा बूम कर जाएगा और FSH का लेवल भी अपने पीक पर चला जाएगा। ठीक है, LH का लेवल FSH का लेवल एक साथ हमारा हाई हो गया और LH और FSH के जस्ट पहले हमारा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है। तो इन तीनों हार्मोन के इन्फ्लुएंस में अब कहानी चेंज हो जाएगी। जो ग्राफिन फॉलिकल है LH क्या करेगा, तो ग्राफिन फॉलिकल में एक प्रोट्यूबरेंस का फॉर्मेशन करेगा जिसको स्टिग्मा कहेंगे और उस स्टिग्मा से होकर सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज सेकेंड स्टेज में अरेस्ट कर गया था, जोना पेल्यूसिडा और कुछ कोरोना रेडियाटा सेल्स को लेकर के बाहर निकलने की कोशिश करेगा और ये FSH उतने सेल्स को वहाँ से डिटैच करने में, सेपरेट करने में हेल्प करेगा, जिसके कारण आसानी से हमारा सेकेंडरी oocyte कुछ ग्रेनुलोसा या कोरोना रेडियाटा सेल्स को लेकर के आसानी से एक्सोसाइटोसिस करके ओवरी से बाहर निकल जाएगा और जैसे ये ओवरी से बाहर निकल जाएगा तो ये प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन एग्जैक्टली 14th डे पर होता है। ठीक है, ओवुलेशन का पीरियड एग्जैक्टली 14th डे पर होता है, ये कभी चेंज नहीं करता। इसके बाद हमारा चेंज आ सकता है लेकिन ओवुलेशन एग्जैक्टली 14th डे पर होता है। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से साइकिल शुरू होता है और ये 28th डे का साइकिल फीमेल में होता है। इसमें फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से 14th डे ओवुलेशन का पीरियड होता है और ओवुलेशन को हम फर्टिलिटी पीरियड भी कहते हैं। यहाँ से लेकर 3-4 दिन तक, 2 दिन पहले 2 दिन आगे तक में हमारा क्या हो सकता है, ये फर्टिलिटी पीरियड होता है, क्योंकि अभी ओवा रिलीज हुआ है और अगर स्पर्मेटोजोआ आता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस 100% हो जाते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के पूरे चांस बन जाते हैं। तो LH के इन्फ्लुएंस में ओवुलेशन हो गया, इसलिए LH को कहा ओवुलेटरी हार्मोन। सो LH इज कॉल्ड ओवुलेटरी, LH इज ओवुलेटरी हार्मोन। अब और सुनते हैं, LH का बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन LH सर्ज कहलाता है। ये LH का कंसंट्रेशन इतना अधिक है अभी कि जो हमारा ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, यहाँ से हमारा सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ है, तो इसके बाद हमारे पास जो ग्राफिन फॉलिकल के सेल्स हैं, ये एम्प्टी खाली ग्राफिन फॉलिकल, ये ग्राफिन फॉलिकल में, इस ग्राफिन फॉलिकल में क्या है, इस ग्राफिन फॉलिकल में कुछ थीका सेल्स होंगे, कुछ ग्रैन्युलोसा होंगे। तो LH आपने पिछले oogenesis वाले पार्ट में सुना था कि LH रिसेप्टर्स थीका इंटरना के पास प्रेजेंट होता है। तो LH का बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन थीका इंटरना को स्टिमुलेट करेगा और थीका इंटरना क्या करेगा, थीका इंटरना एंड्रोजन का सिक्रेशन करता है। तो थीका इंटरना LH के इन्फ्लुएंस में एंड्रोजन का सिक्रेशन करेगा और जो हमारा एंड्रोजन थीका इंटरना से जो एंड्रोजन रिलीज होगा, इस एंड्रोजन को ग्रैनुलोसा में प्रेजेंट एक एंजाइम एरोमेटेज
एरोमेटेज एंजाइम क्या करेगा, तो इस एंड्रोजन को कन्वर्ट करेगा एस्ट्रोजन में, जिसके कारण फिर से एक बार एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन यहाँ पर एक बार घटा था, लेकिन फिर से ये बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि थीका ने क्या किया, ग्रेनुलोसा ने एस्ट्रोजन का सिक्रेशन किया, थीका ने भी एंड्रोजन को सिक्रेट करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन करवाया एस्ट्रोजन में इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम प्रेजेंट इन द ग्रेनुलोसा। तो एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन फिर से बढ़ेगा। एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल के जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, वो ग्रेनुलोसा सेल्स LH के इन्फ्लुएंस में, LH इसका ल्यूटिनाइजेशन करेगा, और ल्यूटिनाइजेशन के प्रोसेस में इस ग्राफिन फॉलिकल के, एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल के सेल्स के अंदर में ल्यूटिन प्रोटीन प्लस कैरोटीन पिगमेंट सिंथेसाइज होंगे, जिसके कारण एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल, ये सब बनने के कारण ये एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल किसमें ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, ये येलो बॉडी में ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि कैरोटीन पिगमेंट का कलर कैसा होता है, येलो। तो ये बन जाएगा येलो बॉडी, और इस येलो बॉडी को क्या कहते हैं, दिस येलो बॉडी इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, दिस येलो बॉडी इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करना है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करना है। तो जब तक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, किस लिए, तो यहाँ पर अब इसको देखिए, FSH का बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन घटा ओवुलेशन के दौरान, फिर ये बढ़ा, LH घटा, फिर ये धीरे धीरे ओवुलेशन के समय सर्ज हो गया। एस्ट्रोजन पहले घटा था, फिर ग्रेजुअली बढ़ा, फिर ये घटा और फिर एक बार बढ़ा, यानी एस्ट्रोजन के 2 पीक हमारे पास ऑब्जर्व हुए, एक ओवुलेशन से पहले और एक ओवुलेशन के बाद। ओवुलेशन के बाद थीका से जो एंड्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एस्ट्रोजन में, उसके कारण एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, और इसके पहले यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल से जो एस्ट्रोजन बन रहा था, उसके कारण यहाँ पर एक पीक बना था। अब ओवुलेशन के बाद देखिए हमारे पास क्या है, FSH हमारा कम हो गया, FSH हमारा कम हो गया। अब हमारे पास हार्मोन्स क्या रह गए, तो LH का अभी कंसंट्रेशन, एक बार LH सर्ज में इतना ज़्यादा LH आ रहा है कि उस LH के कारण पूरे एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल का ल्यूटिनाइजेशन होना शुरू हो गया, और लगभग 7 डेज तक में ये ल्यूटिनाइजेशन होते होते ये पूरा आपका कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म कर गया, और लगभग ओवुलेशन के 8th डे में, 8th डे मतलब 22, 21, 22, 23, इस डे तक आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन के तैयार हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन किया। तो इस जगह पर एक और हार्मोन की पीक हमारे पास बनकर आई, एंड दैट हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट किया कॉर्पस ल्यूटियम ने, और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कहाँ से हुआ, थीका सेल्स ने जो एंड्रोजन लाया, उस एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में किए थे। यहाँ पर पोस्ट ओवुलेशन 2 पीक ऑब्जर्व हुए, 1 फॉर एस्ट्रोजन एंड 2nd फॉर प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करना। एस्ट्रोजन अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 1 mm थिक है, तो उसके थिकनेस को ये 3 mm तक इंक्रीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन उस थिकनेस को लगभग 6 mm थिक कर सकता है। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन के कारण सारे एंडोमेट्रियम के सेल्स ग्लैंडुलर हो जाते हैं, और वहाँ से एक नरिशिंग फ्लूइड का सिक्रेशन होना शुरू होता है, जिसको यूटेराइन मिल्क कहते हैं। यूटेराइन मिल्क और एंडोमेट्रियम के सारे सेल्स ग्लैंडुलर हो जाते हैं, ताकि जब एम्ब्रियो यहाँ पर, क्योंकि ओवुलेशन हो चुका है, ओवा रिलीज हो चुका है, और किसी भी वक्त वो फर्टिलाइज होकर के यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए आ सकता है। तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को पूरी तैयारी करवाता है ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिसके कारण पूरा यूट्रस हमारा नरिशिंग फ्लूइड से भर जाता है। यहाँ पर हमारे पास पूरे सेल्स ग्लैंडुलर हो जाते हैं, ताकि जैसे ही हमारा एम्ब्रियो आए, इम्प्लांटेशन होने में 3 दिन का समय लगेगा, तो उसके पहले ये स्टार्व्ड ना हो, इसलिए यहाँ पर इतने सारे नरिशिंग फ्लूइड हैं कि आते ही एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो ओवा रिलीज होकर गया था,
उस ओवा के पास वाकई अगर स्पर्मेटोजोआ आता है तो oogenesis कंप्लीट होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ जब प्राइमरी ओसाइट के अंदर पेनिट्रेट करता है तो फिर वो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसके कारण जो मेटाफेज सेकेंड स्टेज में सेकेंडरी ओसाइट अरेस्ट हुआ था वो फिर से ब्रेक कर जाता है और बैरियर हटने के बाद फिर से मियोसिस सेकेंड पूरा होता है और एक एग और एक हम पोलर बॉडी को फिर से फॉर्मेशन करते हैं। एक न्यूक्लियस के साथ मेल न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ये पूरा सक्सेसफुल हो जाता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का काम। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ऐसे कंडीशन में जो ल्यूटिनाइजेशन का प्रोसेस हमने करके कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किया था, जैसे ही ओवा हमारा डीजनरेट करता है वैसे ही हमारे पास ल्यूटियोलाइसिस नाम का प्रोसेस शुरू होता है, यानी जितना भी ल्यूटिन बॉडी आपने बनाया था वो सब ब्रेक करना शुरू करता है, जिसके कारण कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करना शुरू करता है तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फॉल्स, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हमारा घटना शुरू होता है और जब ये घटना शुरू होता है तो फिर हमारे पास मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक है, जब ये घटना शुरू होगा तो इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। इसका लेवल घटना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल घटना अगेन हमारे किस हार्मोन को स्टिमुलस देगा, एफएसएच को स्टिमुलस देगा, ताकि फिर से वो किसी दूसरे ओवा को मैच्योर कर सके और मैच्योर करके उसको ग्राफिन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक है।